गुड इवनिंग बच्चों। तो आज एक और आपका एफएसटी कंडक्ट हुआ। अच्छा हुआ होगा पेपर, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल था, कोई टफ नहीं था। और अपना सिंह सर का ये मिशन, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, तो इसी को लेकर के भाई हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, सबको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अब इसका हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन बोला गया है, रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज अल्फा। तो रिलेटिव एरर डिटर्मिनेशन वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा डिटर्मिनेशन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब हो गया एरिया, ए इज इक्वल टू एरिया होता है 4πr²। तो रिलेटिव एरर इसमें दे दिया है ना। तो रिलेटिव एरर ए का क्या हो गया, अगर हम इसको परसेंटेज चलो मान लेते हैं, रिलेटिव कर ही लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4π कांस्टेंट हो गया, 2 इंटू ये आर हो गया 2r, और ये कितना गिवन है, अल्फा गिवन है। ए में परसेंटेज और रिलेटिव एक ही मान लो, परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो अल्फा निकल आया। अब हमें निकालना है किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम में अगर हम एरर निकालेंगे बच्चों, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 3 इंटू r% हो जाएगा, है ना। और r की वैल्यू यहां से α/2 निकल आएगी, r की वैल्यू α/2, तो ये हो जाएगा α/2, यानी कि 3/2 अल्फा परसेंटेज एरर निकल आएगी, और रिलेटिव भी यही हो जाएगी। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 हटा दो तो रिलेटिव हो जाएगा। पहला आंसर बच्चों आ गया। नेक्स्ट, assuming that potential energy is spring 0 when stressed by 2 cm, then potential energy when compressed by 1 cm। तो इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल निकाल दो। इनिशियल हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना हो गया 2², तो 2k आ गया। पोटेंशियल एनर्जी यहां कंप्रेस्ड पे निकालो फाइनल, तो हाफ के एक्स स्क्वायर फिर लगा दो, 1 है 1 स्क्वायर कर दो, k/2 आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि कंप्रेस करने में कितनी एनर्जी यहां पर मिली, तो उसको डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल। इसके 2-3 तरीके हैं करने के बच्चों, तो इसमें ये हम बता रहे हैं। तो फाइनल हो गया k/2 -2 के, तो माइनस हो जाएगा 3/2 के। क्योंकि यहां पर ये बोला गया है कि जो स्प्रिंग की जब यहां पर जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो है, तो कहां जीरो है, जब स्ट्रेचिंग 2 सेंटीमीटर पे हो रही है, और 1 सेंटीमीटर कंप्रेस पे निकालना है, तो ये चेंज इन एनर्जी जो होगा यही आंसर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर तक जीरो से लाने में, कंप्रेस करने में ये एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 HP इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स एलिवेटर having maximum total load capacity 2000 kg. If frictional force on elevator 4000 Newton, the speed of elevator at full load is close to। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी में शॉर्ट एग्जांपल है, पावर वाले में देखोगे तो तुम्हें वहां पर ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो यही स्पीड हमें निकालना है क्या होगी, और इसमें टोटल लोड कैपेसिटी 2000 है, तो टोटल मास हो गया 2000 kg। और जो फ्रिक्शन लग रहा है भाई, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया 4000 न्यूटन। और लिफ्ट का जो वेट है वो भी उसके फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो लिफ्ट का वेट जो हो जाएगा वो mg हो जाएगा। mg का मतलब 20,000 kg हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, केजी नहीं, न्यूटन हो जाएगा, जी का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूटन हो जाएगा। अब बच्चों इसमें ये देखना है कि पावर कितना जरूरत होगा। देखो जरा ध्यान दो, जैसे एक एग्जांपल हम तुम्हें दें, साइकिल से हम जा रहे हैं, तो साइकिल चलाने के लिए पैडलिंग करनी पड़ेगी, और सामने से हवा आ रही है, तो हवा हमारे जाने का अपोज करेगी, तो वो फ्रिक्शन हो गया हवा का। अब हमें तो आगे ही बढ़ना है, तो हमें कितना और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पावर कितना लगाना पड़ेगा, जितना हवा का हमारी तरफ फ्रिक्शन होगा। हवा जब हमारी तरफ लगेगी तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें आगे और पावर लगाना पड़ेगा। बस वही फंडा यहां लगाओ।
तो पावर हमें जो लगाना पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला होता है FV और यहां कर दो Fnet। तो जो टोटल पावर लगाना पड़ेगा वो पावर ये वाला फोर्स हो जाएगा, यानी कि वेट 20,000 न्यूटन, और प्लस जो फ्रिक्शन लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए पावर ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको भी ऐड कर दो क्योंकि इसको बैलेंस करना है, और इनटू V कर दो, वेलोसिटी निकालना है। पावर यहां पर कितना है मोटर की, 60 HP, 60 HP, और हॉर्स पावर को चेंज कर लो वॉट में, तो 746 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24,000 इंटू V। तो V की वैल्यू आ गई 60 और 746 बाई 24,000, एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया, 6 चौको 24, 400 हो गया, 4 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसमें ये सॉल्व करो, कितना आना चाहिए, 1.8 समथिंग ऐसे आएगा। देखो बच्चों सॉल्व करो कितना आंसर आना चाहिए, अबाउट हमें लगता है अबाउट 1.87 ऐसे कुछ आएगा, तो इसको हम 1.9 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें थर्ड मैच कर जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, ए मोटर कार ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड on circular track of road of radius 500 meter, it is increasing its speed rate of 2 meter per second square net acceleration। देखो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर ट्रैक का मतलब सर्कुलर मोशन, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि यूसीएम कर रहा है या एनयूसीएम कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो चेक करना यूसीएम और एनयूसीएम। तो अब देखो यहां पर इसमें स्पीड बदल रही है, इतने मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है ना, तो यानी कि एनयूसीएम है। तो एनयूसीएम में दो एक्सीलरेशन होते हैं, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है एनयूसीएम में, तो उसमें बच्चों दो चीजें आती हैं, एक तो सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, और दूसरा होता है टेंजेंशियल। तो यहां पे टेंजेंशियल 2 गिवन है, सेंट्रीपिटल निकाल लो V²/R से, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो आ जाएगा वही ए नेट, यही पूछा गया। तो सबसे पहले AC निकालो, V²/R, V हो गया तुम्हारा 30, स्क्वायर कर दो 30, और रेडियस पाथ की हो गई 500, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 9/5। अब चूंकि ये सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल परपेंडिकुलर है, तो नेट कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, √ AC² प्लस AT²। AC हो जाएगा 9/5 का स्क्वायर, और AT है 2। बोलो भैया, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो बच्चों, ये √ में आ जाएगा 81, 50 बटे 25, √1 आ जाएगा, 8 2 10 13 बटे 25। अबाउट देखो कितना आएगा, अच्छा यहां पर ये 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों। ये यहां पर एक्चुअली में ये जो एक्सीलरेशन है 82 है ना, तो 2 का स्क्वायर भी तो करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 और 100/25, तो ये हो जाएगा 181 √ में, और अपॉन 25 बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 181 का √ लगभग कितना होगा, देखो 13 का 169 होता है, तो उससे कुछ ज्यादा निकलेगा, 13.24 ऐसे ही समथिंग 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 निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 5 7 35, लगभग 2.7 आ जाएगा बच्चों, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
Radius of gyration of hollow sphere of radius capital R about certain axis also R. The distance of axis from center of sphere. देखो ये hollow sphere है, तो इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर एक्सिस से और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का। तो एम एम हो गया और के रेडियस ऑफ गायरेशन आर हो गया, स्मॉल आर हमें निकालना है, और ये हॉलो स्फीयर का कितना होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, एम कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये आर निकाल दो, तो ये मिलेगा आर स्क्वायर इधर ले आओ माइनस में 2/3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3, आर बराबर हो जाएगा आर बाई √3। इसको ऐसे लिख दो आर इज इक्वल टू √1/3 आर, है ना, अरे 1/√3 है तो √1/3, तो ये आ जाएगा 0.3, अबाउट 0.3 आर। यही आंसर आ गया बच्चों, डिस्टेंस आ गई। तो इसमें पहला ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, ठीक है। एसर्शन रीजन का स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, सही है। जो स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, बिल्कुल सही है। रबर मोर इलास्टिक, ना ये गलत है, स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से, तो ये फॉल्स हो गया। तो एसर्शन टू रीजन फॉल्स, एसर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। थर्ड आंसर आ गया, 6 का आंसर नंबर बच्चों कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या आएगा आंसर। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी possessed by body in SHM when it is at distance of 1/m of amplitude from mean position। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये है डिस्टेंस गिवन है एम्पलीट्यूड का 1/m, तो x की जगह रख दो ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर को बाहर कर दो और एम स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इन्हीं का रेशियो निकालना है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, उसमें यही आंसर आ गया बच्चों एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो ये सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच हो रहा है, 7th का सेकंड ऑप्शन दूसरा। चलो आगे चलते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी थ्रू की डाइलेक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट, तो एनर्जी विच इज स्टोर्ड बिकम्स के टाइम्स। देखो बेटा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। देखो इसमें इसका की पॉइंट क्या होता है मालूम ही होना चाहिए। जब बैटरी लगी रहती है तो प्लेटों के बीच का वोल्टेज जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, वो चेंज नहीं होता, वोल्टेज वही बना रहेगा। अब क्या कह रहे हैं, एक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का इंट्रोड्यूस कराते हैं तो एनर्जी बताना है। अब अगर हम यहाँ पे के को इंट्रोड्यूस करा दें तो कैपेसिटी के टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि मीडियम में कैपेसिटी एयर का के टाइम्स हो जाती है। और एनर्जी की बात करें तो हाफ सी डैश वी स्क्वायर, वी तो चेंज नहीं होगा, तो सी डैश हो जाएगा के सी। तो देखो बच्चों एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, के टाइम्स एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये ट्रू हो गया, सही आ गया। तो ये आंसर तो सही आ गया भाई। अब कह रहे हैं सरफेस डेंसिटी चार्ज प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज। सरफेस डेंसिटी क्या होता है, देखो सरफेस डेंसिटी होता है सिग्मा क्यू बाई ए, तो एरिया तो वही रहेगा लेकिन चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर होता है सीवी,
यहां पे कैपेसिटी देखो k टाइम्स बढ़ गई है, तो यहां पे यानी कि जो नया वाला चार्ज है वो भी k टाइम्स बढ़ गया। अब जब चार्ज बढ़ जाएगा तो सिग्मा बढ़ेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये गलत हो गया, फॉल्स। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। थर्ड आंसर आ गया बच्चों, थर्ड आंसर इज राइट। आगे चलते हैं। A wire of resistor R is bent into circular ring of radius R. Equivalent resistance between 2 points P and Q on circumference when angle POQ is 120 degree can be given. भाई देखो, इसका एक हम तुम्हें जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं। जैसे एक ये रेजिस्टेंस R है और उसको मोड़ करके यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म कर लिया गया, PQ के बीच में बैटरी लगा दी गई, तो अब यहाँ पे PQ के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो PQ के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर पी क्यू। फार्मूला R अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और अगर ये वाला एंगल अल्फा मान लें, अल्फा, तो बाहर वाला एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल एंगल 2 पाई होता है ना। तो इसमें अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा का कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बोलो बच्चों, अगर किसी आर रेजिस्टेंस के वायर को सर्कुलर शेप दे दें और किसी पॉइंट पी क्यू के बीच में हमें रेजिस्टेंस पूछा जाए, तो फार्मूला बनता है रेजिस्टेंस आर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और अल्फा इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल 2 पाई माइनस अल्फा अपने आप हो जाएगा। अब अल्फा दिया है 120, 120 का मतलब हो गया 2 पाई बाई 3। लो भैया यहां रखो आर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, अल्फा 2 पाई बाई 3, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, एक पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया। तो आर पी क्यू आर अपॉन 2 पाई इंटू 3, 3 2 जा 6 माइनस 2, 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। एक पाई ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2r बाई 9 आ गया, 2r बाई 9। फोर्थ ऑप्शन बच्चों मैच कर गया। ठीक आगे चलें। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम मेटल सर्फेस इंक्रीज। फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई सरफेस है, तो जब लाइट इंसिडेंट होती है तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी अगर बढ़ा देंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी बढ़ाने से तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह है वो चेंज होगी। तो ये हो गया, मालूम ही है। नेक्स्ट चलते हैं। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर h। देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो F बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। और हमें मालूम है v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन होता है और r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। रख दो यहाँ पे, तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर यानी कि n की पावर 4 हो गया। v की जगह 1 बाई एन स्क्वायर और r की जगह n स्क्वायर, तो n स्क्वायर पावर 4 हो गया। सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच कर गया। नेक्स्ट आ जाओ। Given circuit shown to input waveform may be applied simultaneously, resultant waveform y क्या होगा बताओ भैया। यहां पर ये जो है नॉर गेट बना हुआ है, ये नॉर गेट बना है, तुम लोग को पेपर में मिल रहा होगा, है ना, ये नॉर गेट बना हुआ है। ये दोनों नॉट हो गए, तो अगर हम लोग 1 1 करेंगे तो 1 1 पे यहाँ पे 0 0 0 मिलेगा, 1 1 पे 0 मिलेगा, बाकी हम 0 1 1 0 0 0 कुछ भी लगाएंगे तो वहां पे आउटपुट हमें मिलेगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो भैया अगर हम लोग 1 1 करेंगे तो वहां 0 मिलेगा, तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, और बाकी सबका जो है यहाँ पे 0 1 1 0 या 1 1 कुछ भी लगाएंगे तो आउटपुट मिलेगा।
कांस्टेंट, तो ये आंसर नंबर 1 आ गया बच्चों इसमें। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The angular magnification for normal vision of telescope which contains an objective of focal length f1 eyepiece f2। एंगुलर मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है नॉर्मल विजन के लिए, FO अपॉन FE। तो FO का मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ f1 है और आई पीस की f2 है, तो f1 बाई f2। इसका थर्ड आंसर आ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट मोशन ऑफ प्लैनेट अबाउट सन। सन के अबाउट अगर कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो हमें मालूम है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, यानी कि टी स्क्वायर आर क्यूब में ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। टी स्क्वायर और आर क्यूब में ग्राफ स्ट्रेट लाइन। पहला आंसर आ गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क ओएबी मास एंड रेडियस आर अबाउट वाई एक्सिस इन प्लेन। देखो ये डिस्क है और इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डिस्क का ये क्या हो जाएगा, डायामीटर, और डायामीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या होता है, डायामीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 4 होता है। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गई, पैरेलल में a बराबर r हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, I बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर, तो ICM ये एक्सिस हो गई mr स्क्वायर बाई 4 प्लस a बराबर r हो गया, ये कितना हो जाएगा 5/4 mr स्क्वायर। थर्ड आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, 2 point charges Q naught, one is held over corner of square plate of side L at a height L, height है, height L, and other corner has shown the electrify associated with plate। इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स बताना। देखो बच्चों, अगर कोई चार्ज प्लेट पे रखा गया है तो उसका उससे फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि फाई ये कॉस थीटा होता है, थीटा 90 हो जाएगा एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इधर आएगा या परपेंडिकुलर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस चार्ज का इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये यहाँ पे स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड एल है और एल लेंथ पे ये चार्ज रखा है, तो अगर फ्लक्स निकालना है तो गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और गॉस लॉ में चार्ज को बंद होना चाहिए। तो इस चार्ज को हम कैसे बंद करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चार्ज को बंद करने के लिए जैसा यहां पर हमें सरफेस दिख रहा है वैसा सरफेस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। अब इसका डायग्राम देखो कुछ ऐसे बनेगा, ये हमने ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस है, ये चार्ज यहां पे रखा है Q। अब इस चार्ज को अच्छा ये यहां पे नहीं रखा है, ये चार्ज तो अब यहां पर आ गया ना, ये वाला फेस तो नीचे वाला हो गया, और L, ये L लेंथ हो गई, ये L हो गई, ये L हो गई, ये L हो गई, तो ये चार्ज यहां रखा हुआ है। अब इस चार्ज को बंद करने के लिए कितने और हमें सरफेस की जरूरत होगी, गॉसियन सरफेस। देखो एक इधर जाएगा, 2 हो गए, इन 2 के पीछे 2 और जाएंगे, 4 हो गए, और फिर इन 4 के पीछे ये 4 और आ जाएंगे, 8 हो गए। यानी कि अगर ये चार्ज रखा हुआ है तो हमें यहां पर 8 और क्यूब बनाने पड़ेंगे। तो एक सिंगल क्यूब से फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/8। जरा ध्यान दो, सिंगल फ्लक्स से, सिंगल सरफेस से, सिंगल क्यूब से, ये वाला सरफेस ये वाला हो गया, 8 क्यूब और बनाने पड़ेंगे, तो एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हो गया Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और हमें इस सरफेस से चाहिए
अब देखो, जो भी सरफेस चार्ज को टच करता हुआ जाएगा उसका फ्लक्स जीरो होगा, तो ये वाले सरफेस का फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, पीछे वाले का जीरो हो जाएगा, यानी कि 6 में से 3 से जीरो फ्लक्स पास होगा, और बाकी 3 बचेंगे उसमें इक्वली डिवाइड होगा, तो बाकी 3 में ये वाला सरफेस भी आ जाएगा। तो इस सरफेस से गिवन प्लेट या सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा 3 का और डिवाइड कर दो, तो Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। फोर्थ आंसर इसका बच्चों मैच करेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड B naught x square k cap if wire of length L carrying current I placed on x axis shown figure then magnetic force on current wire। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल भी है, तो ये वायर रखा गया L लेंथ का, इस पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों F बराबर IBL, तो IB, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट एक्स स्क्वायर, L की जगह फिर हम कर देंगे dx, स्मॉल एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन कर देंगे, 0 से L लिमिट लगा देंगे, तो F बराबर आया I B नॉट एक्स क्यूब बाई 3 0 टू L B नॉट L क्यूब बाई 3, ये आएगा। अब डायरेक्शन हमें और देखनी पड़ेगी भैया, डायरेक्शन किधर आएगी। देखो यहां पर करंट इधर जा रही है, तो करंट इधर करेंगे, फील्ड इधर है ऐसे, तो फोर्स नीचे जाएगा, माइनस जे कैप डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन आएगी माइनस जे कैप। देख लो कौन सा आंसर आया। अब देखो इसमें भाई पहला मिल नहीं रहा, दूसरा नहीं मिलेगा, इसमें माइनस तो लगा हुआ है ये फोर्स का, बस यहां पर माइनस से जे कैप और कर दो, तो तुम्हारा फिर ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखो आई बी नॉट एल क्यूब बाई 3 है, माइनस लगा हुआ है, जे और लगा दो, तो ये चौथा ऑप्शन बच्चों तुम्हें मैच हो जाएगा। हुआ मैच कि नहीं हुआ चौथा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन मैच करेगा भैया, इसमें एफ बराबर नहीं लिखा है तो चलेगा भाई, ये अंडरस्टूड है, अपना समझ करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बॉल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम टावर विद सेम स्पीड, one vertically upward and other vertically downward, if they take 3 and 2 seconds to reach ground to find tower। देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, ये h हाइट का एक टावर है, इसमें एक बॉल को ऊपर फेंका गया ऐसे, और एक बॉल को नीचे फेंका गया, दोनों की स्पीड सेम है, तो ये बॉल तो ऐसे जाएगी, इसको टाइम t2 लगा, और ये बॉल ऐसे होकर के तब ऐसे आएगी, इसका टाइम t1 मान लो। तो इस कंडीशन में बच्चों हाइट का फार्मूला डायरेक्ट होता है हाफ जी t1 t2, डायरेक्ट याद रखो भैया, जी 10 हो गया, अब t1 3 सेकंड ज्यादा वाला हो गया, ये बॉल ऊपर से आएगी ज्यादा समय लेगी, तो t1 3 हो गया, t2 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, हाइट 30 मीटर आ गई, आंसर थर्ड मैच हो गया बच्चों, थर्ड आंसर मैच हो गया। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट, इन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया 100 यूनिट इन वाईजेड प्लेन। बच्चों फ्लक्स का फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में ई डॉट ए एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, जैसे वाईजेड प्लेन पर ये 100 यूनिट का एरिया है, तो वाईजेड के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो एक्स एक्सिस पे जाएगी, तो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा 100 आई कैप, बस इसका डॉट प्रोडक्ट लगा दो, ई की वैल्यू 8 आई 4j 3k डॉट 100 आई कैप, आई डॉट आई 1 हो गया, ये 800 आ गया, 800 यूनिट पहला आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट साइड विद AB साइड से ट्राइंगल बना, इसका एरिया बताओ।
तो ट्राइंगल का एरिया हमें मालूम है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है बच्चों। ए क्रॉस बी निकालो, मॉड ले लो, बाई 2 कर दो, एरिया निकल आएगा। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बनाओ भैया डिटर्मिनेंट आई जे के, तो ये हो जाएगा -3 2 -4 -1 to 1। आई ले लो, इसको बंद करो, 2 और माइनस माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8, यहां माइनस होता है माइनस प्लस हो जाएगा, जे वाला माइनस लेते हैं, इसको बंद करो ऐसे, तो -3 और -4 हो जाएगा। फिर के ले लो, ऐसे बंद करो, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2, 8 2 10 10 आई, 4 3 7 7 जे, 6 में से -4 के, ए क्रॉस बी, मॉड ले लो, टेन स्क्वायर 100, 49 16, 9 6 15, 4 5 1 6, 165 मॉड आ गया बच्चों। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो 165 अंडर रूट और बाई 2 हो गया, यही आंसर आ गया। पहला आंसर मैच हो रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा। अब आ जाओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर का है फ्रॉम शोन फिगर रेडियस ऑफ कॉइल आर। देखो भैया, ये सबसे पहले तो ये वायर कैसा है, ये इनफाइनाइट लेंथ मान लो, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ है ना। तो अब यहां पर इससे करंट गई, एक करंट इधर गई, फिर ये इधर चली गई। अब इसमें देखो किस किस पार्ट से सेंटर पर फील्ड निकल सकता है। तो एक तो ये वायर इनफाइनाइट वाला हो गया, इससे निकलेगा, ये वाला वायर हो गया यहां से यहां तक, एक वायर हो गया यहां से यहां तक, तो ये दूसरा हो गया, इससे फील्ड निकलेगा। अब बाकी सर्कुलर पार्ट बचा, सर्कुलर पार्ट से फील्ड निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ये जब करंट यहां पर आएगी तो इसके दो पार्ट हो गए, I1 I2। हमें ये बच्चों मालूम है कि अगर किसी भी सर्किल में करंट जा रही है और फिर उसके करंट जाग रही है और उसके फिर पार्ट हो रहे हैं, है ना। अब यहां पे दो पार्ट हो गए ना करंट के, तो करंट के जब दो पार्ट हो जाएंगे तो दोनों पार्ट की वजह से, जैसे कहीं बैटरी वैटरी लगा दी गई, याद होगा तुम्हें ना, ये करंट जाएगी, है ना, तो यहां से जाएगी, कुछ पार्ट यहां से जाएगा, फिर ऐसे हो फिर निकल जाएगा इस तरीके से। तो इसकी वजह से तो सेंटर पर फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बचेगा केवल 1 और 2 वायर की वजह से सेंटर पर फील्ड, तो वो कैसे निकलेगा? इनफाइनाइट वायर है तो B1 निकलेगा, इनफाइनाइट वायर के थ्रू होता है μ0/4πI/r, इसके थ्रू निकलेगा, और इसके थ्रू भी यही निकलेगा B2। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यहां पे तुमने पढ़ा होगा अल्फा बीटा वाला फार्मूला, तो अल्फा 90 हो गया, बीटा है ही नहीं, μ0/4πI/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो यहां पर अल्फा कितना हो जाएगा? 90। तो इसके और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू यही आएगा। डायरेक्शन देख लो, इसमें करंट ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा, और इसमें भी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। तो नेट हो जाएगा 2B1, डबल कर दो, तो डबल करने पर μ0/2πI/r आ जाएगा। पहला आंसर इसका बच्चों मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, if charge q placed distance to r from surface of conducting shell radius r, then potential at center। ये रेडियस r है यहां से यहां तक, और यहां सरफेस से जो चार्ज रखा गया डिस्टेंस 2r है, तो इस चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, v बराबर KQ/r लगा दो। Q चार्ज के थ्रू सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, सेंटर तक की डिस्टेंस हो जाएगी 3r, तो पोटेंशियल आ गया Q/12πε0r। ये थर्ड आंसर आ गया बच्चों, 22 का थर्ड।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग पार्टिकल 2i3j न्यूटन, वर्क बाय दिस फोर्स इज 0 व्हेन पार्टिकल इज मूव्ड इन दिस लाइन। तो वैल्यू ऑफ के निकालना है। देखो भैया, वर्क डन एफ डॉट डी एक्स होता है, तो अगर यहां पर ये y बराबर लिखेंगे, है ना, 3y माइनस के एक्स प्लस 5, अगर हम यहां पर y बराबर 0 रखें, इसको ऐसे ही डायरेक्ट करो। अगर हम यहां पर बच्चों, जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन एक्चुअली में क्या होगी, इसको यार सिंपल हम बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई लाइन गिवन है, हम y0 रख देते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। y0 रखो तो x निकल आएगा 5/k, और अगर x हम यहां पे 0 रख देते हैं तो y निकल आएगा 5/3। अब जैसे ये x और y हो गया, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो dx होता है, वो यही हो जाएगा i कैप x 5/k और j कैप y 5/3। अब देखो वर्क डन 0 बोला जा रहा है, वर्क डन होता है f डॉट डी, इस dx को भैया डिस्प्लेसमेंट ही लिख लो, d लिख रहे हो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, f डॉट डी। तो फोर्स ये है, इसका i का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 इंटू 5/k प्लस में 3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 0। 0 वर्क डन हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 10/k उधर ले जाओ तो -5 हो गया, तो k बराबर 5 2 10, 2 आ गया। माइनस वगैरह गिवन नहीं है तो मैग्नीट्यूड लिख लो, तो ये तुम्हें 2 मिल जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों आइए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 24 से क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। और पहला जो 24 वाला क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है कि आपको इतने ट्रांजिशन लिखे हुए हैं 1 2 3 4, और आपसे कह रहा है कि विच ट्रांजिशन शो या रिप्रेजेंट द एमिशन ऑफ फोटोन विद मोस्ट एनर्जी। मोस्ट एनर्जी वाला तो केवल यही रहता है, फर्स्ट और सेकंड। हाइड्रोजन एटम अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट सेकंड वाली सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता है। याद कर लीजिएगा बच्चों, रटा रटाया है, और इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। 24 का राइट आंसर है थर्ड। 25 नंबर पे, इनकंप्रेसिबल मतलब ऐसा लिक्विड जो कंप्रेस नहीं होता है, इसका मतलब कि उसमें वॉल्यूम चेंज 0 होता है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम नीचे आएगा, इसको 0 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। तो करेक्ट ऑप्शन 25 का आपका इनफाइनाइट वाला सही आंसर है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे आते हैं, और इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसमें कहा जा रहा है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इमर्ज इन वाटर। बेटा एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे, कि अगर हम बात कैपिलरी ट्यूब की करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में आपका ये होती है रेडियस ऑफ द ट्यूब। मान लीजिए ये हाइट है या लेंथ है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है इसमें कि एक चीज ये देखनी है कि मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो लिक्विड हमारा चढ़ता है। मास जो होता है वो वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट हो जाएगी और रो हो जाएगा। और अगर कोई लिक्विड हमारा ऊपर राइज करेगा तो लिक्विड की हाइट को पुट करेंगे, जो लिक्विड राइज की जो हाइट होती है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी, और रो कैंसिल, आर कैंसिल। तो मोटी सी बात, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो अगर डबल कर देंगे तो मास भी डबल हो जाएगा। पूछा गया है व्हाट इज द मास, तो मास इसका हो जाएगा डबल। 26 का राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। तो आपको समझना ये है, ये रिलेशन याद रखना है, और ये आ भी सकता है क्वेश्चन। एज शोन इन फिगर, मेटल रॉड जो हमारी दी गई है, जिस रॉड के बारे में बोला है लेंथ इसकी है 50 सेंटीमीटर,
एंड लेंथ गिवन है 0.5 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 टेस्ला, एंड कहा जा रहा है कि द सर्किट, द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज गिवन। आपको इस सर्किट में पहली बात तो इंड्यूस करंट आपको लेनी है, तो करंट निकलती है E बाई आर, और E की जगह पर होगा हमारे पास फॉर्मूला BVL डिवाइडेड बाई आर। तो इस फॉर्मूले से आपका करंट निकल आएगा बच्चों। और करंट, अगर करंट की वैल्यू यहां से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करके उसको पुट करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से निकालते हैं कितनी वैल्यू है हमारी। आर की वैल्यू कितनी है 2 ओम, बी कितना है 1, वी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, रॉड को हम मूव करा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, और लेंथ कितनी है 0.5, तो दैट विल बी 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर की जो करंट आपको मिल रही है, तो हम लोग इसको यहां पर, अब आप ये निकालिए कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स क्योंकि परपेंडिकुलर है तो I/V/L साइन थीटा, और 1/2, बी की वैल्यू 1.5 साइन थीटा साइन 91, तो आपके पास आ जाएगा हमारे पास कितना 1/2, 1/2 1/4 0.25 न्यूटन। अब अगर आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार नीडेड टू मूव, मतलब पार अगर निकालनी है तो पार इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देंगे हम लोग, तो 0.25, वेलोसिटी गिवन है 2, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.5 वॉट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कई स्टेप में फॉर्मूले लगाकर आपको अल्टीमेटली आंसर मिल गया, वो है हमारा। कुल मिलाकर ये है कि क्वेश्चन में फॉर्मूले छोटे छोटे बहुत लग रहे हैं, समझने की बात है। और चीजें यहाँ पर केवल ईएमएफ डेवलप नहीं पूछा गया, यहाँ पर अगर ईएमएफ कहते तो बीवीएल हो जाता, या हमसे करंट कहते तो E/R हो जाता। हमसे करंट के बाद उन्होंने फोर्स निकलवाया, पावर पूछी गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर 27 वाले का सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। व्हेन द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, सोनोमीटर वायर का क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है 1/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पर एक काम करते हैं, एरर मेथड लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज चेंज ये हो जाता है लेंथ का परसेंटेज चेंज। बच्चों केवल एक बात ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर एल ऊपर ले आएंगे तो -1 आएगा, कुल मिलाकर माइनस से लेना देना नहीं है। लेंथ घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये समझना है। मेन बात ये समझनी है, जितना परसेंट लेंथ घटाएंगे उतना परसेंट हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। यानी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बट सेम परसेंटेज से हो जाएगी। करेक्ट आंसर आ जाएगा सेम परसेंटेज। लेंथ को बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगी, उल्टा भी हो सकता है, लेंथ को घटाएं फ्रीक्वेंसी बढ़े। ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। 29 नंबर पर सीलिंग ऑफ अ हॉल, एक आपको हॉल की सीलिंग दी गई है और आपसे ये पूछा जा रहा है, जब हम यहां से प्रोजेक्टाइल यानी ऐसे फेंकते हैं तो आपको ये बात समझनी है कि आपको ये टच करने के लिए, सीलिंग टच करने के लिए 60 मीटर की हाइट को टच करने के लिए कितने एंगल पर आपको प्रोजेक्ट करना है। आपको बॉल को कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करना है, ये एंगल आपको पहले पता लगाना है। तो मैक्सिमम हाइट गिवन, मतलब हम बॉल को प्रोजेक्ट करें और इतनी मीटर की हाइट, 60 मीटर की हाइट की सीलिंग को छू कर जाए, छत को, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाइए, U² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, और 60 इधर, U², और आपको वेलोसिटी दी गई है 40 का स्क्वायर कर देंगे 40 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 इंटू 10। बेटा यहां पर आएगा 60 इंटू 2 इंटू 10,
डिवाइडेड बाई आएगा 40 इंटू 40, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करिएगा, कितना आ रहा है? पहली बात तो 2 0 यहां से कैंसिल हो गए हमारे, यहां से आ जाएगा 2 2 जा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3/4, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2। बेटा थीटा की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। तो ये कंफर्म हो गया है 60 डिग्री से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो 60 डिग्री से जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, ये तय हो गया। तो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो जब 60 डिग्री से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको एक काम कर लेना है कि मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, अब 2 थीटा में आप लोग के काम करेंगे 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा जी। इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे, आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन 60 कॉस 60, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। रेंज का फॉर्मूला 2 इंटू 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 नीचे आएगा, कॉस 60 साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो नीचे 4 मिलेगा, कैंसिल होगा इससे, और हमारे पास जो r की वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने के बाद 80√3 हमारा कैलकुलेशन हो रहा है, यानी राइट आंसर आ जाएगा r इक्वल टू 80√3। √3 तो यहाँ बचेगा ही, 80√3 वैल्यू आ जाएगी। बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 30 नंबर पे। इस क्वेश्चन में समझने की जरूरत है बेटा, वो ये है कि सर्किट में जेनर डायोड में करंट आपको गिवन है IZ, और ये करंट हमारी यहां पर है I, और ये वाली करंट हो जाएगी जो हमारी, सपोज करिएगा लोड रजिस्टर है तो IL करो, तो टोटल करंट I इक्वल टू IL प्लस IZ, मतलब IZ तो मालूम है, IL निकल जाए। आपको मालूम है 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहां है, तो इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने वोल्ट का रहेगा? रेजिस्टेंस गिवन है, पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है, यहां पर करंट आ जाएगी लोड में 10 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 ऊपर आएगा तो 10 मिली एम्पियर, पहले एम्पियर आएगा तो 10 इंटू 10⁻³ तो 10 मिली एम्पियर। ठीक, ये करंट हमारी आ रही है लोड में, तो आप इसकी करंट को और इसकी करंट को ऐड करेंगे तो बच्चों टोटल करंट आ जाएगा 10 प्लस 10 मतलब 20 मिली एम्पियर। अब आप बताइए कि 20 वोल्ट तो सप्लाई है, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस और 10 वोल्ट इसके अक्रॉस, 10 और 10, तो इसका मतलब R रेजिस्टेंस निकालना है, वैल्यू ऑफ R1 निकालना है। तो इसमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 10 वोल्ट, तो V इक्वल टू होता है I इंटू R1, 10 इक्वल टू I की वैल्यू 20 मिली, मिली को बदल देंगे एम्पियर, और इंटू R1, R1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 500 ओम। तो करेक्ट हमारा जो आंसर आ जाएगा R1 इक्वल टू 500 ओम। समझना यह है कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है पोटेंशियल ड्रॉप, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होगा। जब ये पता चल गया तो 20 माइनस कर देंगे तो 10 यहां पर आ जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट हो गया। ठीक, अगली बात है कि आप टोटल करंट निकाल देंगे तो R1 निकल आएगा, वही काम किया है, 3 स्टेप में करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग बर्नो, ये देखिए ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, और वेंचुरी मीटर बर्नौली थ्योरम पर है, मीटर ब्रिज हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज पर है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, और हाइड्रोलिक पंप जो है वो पास्कल्स लॉ पर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर थर्ड है। थर्ड चेक कर लीजिए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, यस, और सी नंबर का आंसर है फोर्थ, ठीक, और डी का आंसर है वेंचुरी मीटर
यानी कि आंसर आ जाएगा सेकेंड, डी वाले का सेकेंड। ठीक है, मैच कर रहा है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इन यंग्स मॉडुलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाई व्हाइट लाइट, तो पैटर्न डिसअपियर, गलत दिया है। पैटर्न डिसअपियर नहीं होता है, पैटर्न मिलता है, और सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो व्हाइट हो जाती है, कलर्ड से सराउंडेड रहती है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। एंड स्टेटमेंट 2, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड क्लोज्ड बाई, कोई हम अगर वन ऑफ द स्लिट को क्लोज कर दें, पेपर लगा दें, ब्लॉक कर दें, लकड़ी लगा दें, पेंट कर दें, तो आपको जो है इंटरफेरेंस, देन इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर। करेक्ट बात है, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा आपको, पर्दे पे सिर्फ ब्राइटनेस मिलेगी, सिर्फ पर्दा चमकता रहेगा, क्योंकि एक ही स्लिट से हमारा जो काम हो रहा है, लाइट निकल रही है। तो ये सही है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और अगला वाला करेक्ट है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का, वो है बेटा फोर्थ वाला। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं हम लोग। 33, बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्ज एट ए पॉइंट P, नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कॉन्वर्जेंट बीम। तो 15 सेंटीमीटर, पहले तो आप ये देख लीजिएगा, ये बीम ऑफ लाइट है जो यहां पर आपको कॉन्वर्ज कर रही है P पॉइंट पर। अब कहते हैं कि लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जेंट बीम 15 सेंटीमीटर, फिर से सुनिएगा, a beam of light converge at point P, now a lens is placed in the path of convergent beam 15 centimeter from P से 15 सेंटीमीटर। ओके, यहां से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक लेंस रख दिया। अब लेंस रखने के बाद यहां से क्या होगा, ये लाइट हमारी जब गिरेगी तो ये लेंस क्या करेगा, इसको कॉन्वर्ज कर देगा। पहले कॉन्वर्जिंग बीम थी, वो बात अलग है, डायग्राम अलग बनाते थे। ये कॉन्वर्जिंग बीम है। अब आप एक काम करेंगे, अब कॉन्वर्जिंग बीम यहां पर लेंस रखा है, तो कॉन्वर्जिंग बीम क्या कर रही है, लाइट को पहले कॉन्वर्ज करा रही है, क्योंकि वो आपकी जो बीम है वो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम P, लेंस को प्लेस किया, P पॉइंट पहले वाला ये है, लेंस को हमने कहां पर प्लेस किया है, याद रखना, ये जो पहले वाला पॉइंट P है, अब हम लेंस जो रख रहे हैं ये 15 सेंटीमीटर बन जाएगा U। अब यहां पर, और ये कॉन्वर्जिंग है, कॉन्वर्जिंग बीम है, तो ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर इस पॉइंट पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेंगे हम लोग, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आप एक अच्छे से बात को याद कर लीजिएगा, U की वैल्यू हमेशा प्लस लेते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम सारी दूरियां यहां से लेते हैं और ये इंसिडेंट रे इधर ही आ रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए U प्लस लेते हैं। अब आपको जब कॉन्वर्ज करेगा ये लेंस, तो यहां की बजाय रे यहां पर मिलेगी, तो यहां पर आपको आई मिलेगा, इमेज मिलेगी। आप बात समझिए, यहां पर आपको इमेज मिलेगी, यानी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इमेज। अब आपसे कह रहा, बताइए इफ द लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ गिवन, तो एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज। फोकल लेंस को रखने के बाद बीम यहां, रखने के पहले यहां कन्वर्ज हो रही थी, रखने के बाद यहां कन्वर्ज हो रही है, यानी निकालना क्या है, V। फॉर्मूला होता है लेंस, लेंस फॉर्मूला ये, आप V निकालने जा रहे हैं,
u की जगह पे माइनस की जगह प्लस रखना पड़ेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और आपके पास f हो जाएगा 1/30, 1/v आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1/30 और प्लस का 1/15, राइट, 1/v आ जाएगा, 30 इसका आ जाएगा एलसीएम, 1 + 2 आएगा, v की वैल्यू प्लस का 10 आ जाएगा, तो दैट विल बी पोजीशन ऑफ वेयर द, जहां पे हमारी जो लेंस है वो हमारी कॉन्वर्जिंग बीम को यहां की बजाय यहां कॉन्वर्ज करने लगा। क्यों? क्योंकि लेंस कैसा लगाया है, कॉन्वर्जिंग। तो अब हमारा कहां पे कॉन्वर्ज करेगा, 10 सेंटीमीटर पर। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, अभी तक ये सबसे पहला अच्छा सवाल मिला। ठीक, कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू, स्क्वायर स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, ईच ऑफ द साइज गिवन व्यूड एट ए डिस्टेंस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शीट को व्यू करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस। तो आप एक कॉन्वर्जिंग लेंस लगा दी, और मान लीजिए ये शीट है जो हम व्यू कर रहे हैं, ये यू पर रखी है, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ फोकल लेंथ। हमसे कह रहा है मैग्निफिकेशन, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया, और सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d/u होता है। u की जगह पर आपको वहां पर रख देना है f, क्योंकि हमें लेना पड़ेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। कॉपी खोलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में जाइए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखिए कि आपको जब भी कुछ ना दिया जाए, ये फाइनल इमेज हमारी डी पर बन रही है या कहां पर, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट लेते हैं। और डी की कितनी वैल्यू होती है, यू नो वेल, 25, और एफ की कितनी वैल्यू है फोकल लेंथ की, कितनी है, 10। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा 25/10। बच्चों इसका आंसर आप लगा देंगे 2.5। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम जानते हैं कि ईएम वेव जो होती है वो हमारी, देखिए ठीक बच्चों, देखिए ध्यान से, अब फ्रीक्वेंसी गिवन है 25 मेगाहर्ट्ज इन फ्री स्पेस अलोंग वाई एक्सिस। भाई देखो, हमारी ईएम वेव की वेलोसिटी है इधर, और हमसे कह रहा है कि तो इसका मतलब है इस पूरे प्लेन की, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर चलेगी आपकी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होता है, मान लीजिए ये के, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है, तो पक्का यहां पर आई की तरफ आ जाएगा। तो हमारा याद रखिएगा ये जे है, वाई डायरेक्शन है, तो ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, तो आई कैप यानी एक्स की तरफ हमारी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसी जगह पे रहेगा, ताकि हमारी जो वेलोसिटी है ईएम वेव की वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाए। बच्चों ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा, पहले निकाल लेते हैं कितनी वैल्यू आती है। C = E/B निकालेंगे, B = आ जाएगा E/C करेंगे, और 18, और इसके बाद आ जाएगा C का मतलब है, हम लोग बात करते हैं 3 × 10⁸, 6 × 10⁻⁻8 आएगा। आई कैप आएगा, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में 6 × 10⁻⁻8 आएगा, आई कैप आएगा, तो 35 का राइट आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁻8 और आई कैप। ठीक बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक। जो पावर रेटिंग हमारे जितने भी सर्किट्स में दिया जाता है, एसी सर्किट में, वो एवरेज पावर रेटिंग होती है। करेक्ट बात है, VRMS IRMS cos phi फॉर्मूला एवरेज पावर का, ठीक है, करेक्ट है। पावर कंज्यूम इन एसी सर्किट इज नेवर बी नेगेटिव, ये भी सही है, पावर कंज्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। P = V × I, कोई नेगेटिव नहीं है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर V²/R, I²R, तो कोई भी नेगेटिव नहीं है ना, इज नेवर नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन इसका भाई, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, नीडल कंप्लीट करती है ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 100 ऑसिलेशन 20 सेकेंड में, तो 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, नीडल मैग्नेटिक नीडल है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन नहीं है, एक्चुअली ये एक्स निकालना है, तो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई। लाइट चली गई है, इंतजार करिए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एम बी अपॉन आई, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन बी, यहां से एम आएगा। अब एन स्क्वायर का मतलब है 5 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और आई का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4.9 10⁻⁻6, एंड बी का मतलब है 0.98 कर दो और 10⁻³ कर दो। अच्छा 4.9 है, ये हटा दें और माइनस का 7 कर दें तो चल जाएगा। ठीक, देखिए समझिए ध्यान से, ये -3 कर दिया मैंने, इससे ये कैंसिल हुआ, 49 2 जा और 2 2 जा और 25 2 जा 50 पाई आर स्क्वायर, और ये देखिए धड़ा, ध्यान से समझिए, ध्यान से आप, हमारे पास क्वेश्चन में 10⁻⁻6 आ रहा है, और नीचे इसको हम लाएंगे 49 करेंगे तो -7 आ जाएगा, और 90.9 यानी कि 98 आ रहा है, 10⁻³ है। और बच्चों आपके पास देखिए कुल मिलाकर सॉल्व करने पर 50 इंटू 10⁻50 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 आंसर आ रहा है। फिर से सुनिएगा, हमने एडजस्टमेंट किया है 98, यानी 98 और 10⁻³ 49 से कैंसिल 2 2 2 जा 4 2 और 25 2 जा 50 पाई स्क्वायर, तो x की कितनी वैल्यू आ रही है 50 पाई स्क्वायर, 50 पाई स्क्वायर का मतलब 37 का पहला आंसर है, 10⁻⁻4 नहीं आएगा, वो तो यहां पे किनारे रह जाएगा। ठीक, तो 37 का फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। करंट की वैल्यू गिवन है हमको कंडक्टर में, और आपको केवल और केवल निकालना है कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हीट दिया गया डेवलप आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला लगेगा R = H अपॉन आई स्क्वायर, टी लगेगा, H की कितनी वैल्यू है भाई 80 जूल, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, और करंट कितना गिवन है 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 4 40 आ जाएगा, और 40 मतलब ऊपर आएगा 2, यानी कि R की वैल्यू आ रही है 2 ओम। तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 38 का सेकेंड। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर के बाद 39 क्वेश्चन, मीटर ब्रिज। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग जब मीटर ब्रिज की बात करते हैं, पूरा 1 मीटर लंबा वायर होता है, यहाँ पर जॉकी लगा देते हैं, गैल्वानोमीटर होता है, और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, हमें मालूम है कि यहाँ पर अगर ये लेंथ है L और कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 80 सेंटीमीटर, यानी 100 माइनस L। तो ए बी वायर है, 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, लेफ्ट वाला जो हमारा और राइट वाला जो हमारा एंड होता है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इन मीटर ब्रिज बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट साइड कितना 20 और राइट साइड में 80, एंड वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन राइट गैप। यहां वाले में जो रेजिस्टेंस है हमारा स्टैंडर्ड वाला वो 1 ओम का है, 1 ओम का है। आप एक बात समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं, ये R1 है, ये R2 है, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा,
अच्छे से देख लीजिएगा, R1 अपॉन R2 L अपॉन 100 माइनस L, यानी कि 20 अपॉन 80, 20 अपॉन 80। तो बच्चों ये कट कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। तो R1 अपॉन R2, R2 कितना है 1, और ये आ जाएगा 1/4। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 0.25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, R1 अपॉन R2, ठीक, 1/4 यानी 0.25। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, when a slab of dielectric medium is placed between the plate of parallel plate capacitor which is connected with the battery, then electric field between them between the plate in comparison with the earlier। बेटा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होता है इसमें, कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, V/D। तो अगर हम बात करते हैं तो स्पेस होता है और V प्लस V माइनस V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा V/D। बच्चों ध्यान दीजिएगा 41 नंबर पे, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज फिल्ड इन द क्लोज्ड वेसल, ठीक, बात कर रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है। देन मीन फ्री पाथ ऑफ द, मीन फ्री पाथ भी जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सेम रहेगा। वो कहते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज डबल, है ना, तो टेम्परेचर के ऊपर मीन फ्री पाथ का फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बच्चे हमारे मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले को लेके परेशान हो, √2 पाई एन डी स्क्वायर, वो कह देंगे सर पीवी इक्वल टू क्या होता है NRT, और P अपॉन T जो होता है N अपॉन VR, इसी को तो N कहते हैं वो लोग, N, और ये कांस्टेंट होता है P अपॉन T R N, मतलब इसी को N ले लिया हम लोग। कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम लिया जाता है, डी डाया ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसको N ले लेंगे और इसकी जगह पे अगर पुट कर लेंगे हम लोग 1 अपॉन √2। अब आपके दिमाग में बात आएगी पाई, बात आपके दिमाग में आएगी कि सर यहाँ पे पुट कर दें, P नीचे और T R ऊपर और D स्क्वायर। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर टेम्परेचर तो आ रहा है, भाई साहब ये रेशियो टेम्परेचर प्रेशर का, ये रेशियो जो रहेगा ये कांस्टेंट वॉल्यूम होने पर ये कभी बदलेगा नहीं। तो कुछ बच्चे अगर इस फॉर्मूले को लेके परेशान हैं, मतलब N को रिप्लेस कर देते हैं, तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर, वेसल है, कांस्टेंट वॉल्यूम होने पर P और T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड आंसर लगेगा इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ते हैं केवल, तो 0 आंसर लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है बताइए? क्योंकि आपको इंटरनल एनर्जी चेंज के आगे पढ़ ही नहीं रहे हैं आप, इसलिए गलत है। ए बी में निकालना है, और डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है म्यू CV डेल्टा टी, और म्यू R बाई गामा -1 डेल्टा टी, और म्यू R डेल्टा टी की जगह पे होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1। एक्चुअली P म्यू R T इक्वल टू होता है PV, तो म्यू R डेल्टा टी की जगह पे हो जाएगा फाइनल PV माइनस इनिशियल PV, मतलब PV का डिफरेंस। समझ में आ गया? इसका मतलब बेटा अब आपका कौन सी गैस है ये? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी है? P2V2 कितना है भाई साहब? P2 मतलब ये V2, ये P1, ये P2, ये V1। P2 किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं बताइए? AB। AB में P2 कहां, V2 कहां? P2 ये 300 और 400 मल्टीप्लाई कर लेंगे,
बात ए बी की हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर, तो कुछ भी जरूरत नहीं करने की। ये फॉर्मूला बता दिया है, प्रेशर हमारा 100 रहेगा, याद रखिएगा, प्रेशर 100 रहेगा और केवल वॉल्यूम V2 माइनस V1 400 माइनस 100, प्रेशर किसमें है, किलो में, चेंज करने जा रहे हैं, प्रेशर किलो में 10 की पावर माइनस प्लस का 3 और वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में माइनस का 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, P2 V2 माइनस P1 V1 और इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है भाई, निकाल के। ये आ रहा है 300, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 10 की पावर आ रही है 5 और वो -1 आएगा, ये 300 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा और ऊपर 3 चला जाएगा, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 45 जूल। करेक्ट आंसर आ रहा है 45 जूल। सवाल अच्छा है ना। तो कभी ग्राफ अगर ऐसा होता है तो P2 V2 काम आ जाता है, ग्राफ ऐसा दिया गया है तो फिर P कांस्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, ब्रास बॉयलर हैज ए बेस एरिया गिवन, ठीक है, तो ब्रास बॉयलर का एरिया गिवन है ये वाला, एंड थिकनेस गिवन है, मतलब बॉयलर जो होता है ना, मतलब एक डब्बा जैसा होता है, बॉक्स जैसा, उसमें थिकनेस दी जाती है, तो ये जो थिकनेस है आपकी, ये वाली जो थिकनेस है, जो हीट हमारी अंदर एंटर कर रही है, वो आपको दी जाती है। मेरे बच्चों, ये थिकनेस की कितनी वैल्यू है, एल दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू टी, कितने समय में, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कितने टाइम में। तो हमसे यही तो कह रहा है कि पर मिनट रेट ऑफ वाटर बॉयल करता है 12 kg पर मिनट। इसका मतलब क्वेश्चन में हमको kg पर मिनट, मतलब m इंटू एल अपॉन टी, क्यू की जगह ml और t से डिवाइड कर दिया, तो के ए डेल्टा थीटा बाई एल, इसमें वैल्यू पुट करनी है, m बाई एल दिया, t दिया गया है, m की वैल्यू कितनी है 12 kg, t की कितनी है 1 मिनट 60 सेकेंड, एल की वैल्यू कितनी है जूल में 2256 10 की पावर 3, और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है हमारी 109, और बेटा एरिया कितना गिवन है 0.20, बेटा डेल्टा थीटा आपको फाइंड करना है, एंड बेटा ये एल की वैल्यू कितनी गिवन है 1.09 10 की पावर माइनस का 2, डेल्टा थीटा यहां से जब आप फाइंड करेंगे तो अप्रोक्स ये वाली वैल्यू डेल्टा थीटा की आ रही है 225.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, बॉयलर में बाहर गर्म रहता है और अंदर पानी 100 डिग्री पे खौल रहा होता है, यानी कि ये फाइनल बाहर वाला टेम्परेचर माइनस ये, इसकी जगह पे पुट करेंगे तो थीटा माइनस 100 इक्वल टू 225.6, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 325, अप्रोक्सीमेटली हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 325, राइट। तो बच्चों इसको हम लोग अभी 325 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर आ रहा है, 325 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन जानने की जरूरत है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल जो फोर्स दिया है बच्चों वो दिया है 20 न्यूटन का, सिस्टम कितना है m प्लस m, यानी कि हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो F अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4/3, या इतना ही लिखा रहने दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक बात ध्यान देने की है कि ब्लॉक स्लाइड ओवर फ्रिक्शनलेस दिया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, मतलब हम जो लगा रहे हैं, तो यानी कि बात करेंगे केवल बी की, बी के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, समझिए बात को, तो बी के ऊपर नेट फोर्स निकाल दीजिए तो काम बन जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बी का मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है
20/15 सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हमारी आ रही है 5 3 जा 5 2 जा 40/3, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 का राइट आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। 45 पे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 होता है। और mvr बात करेंगे तो हमें मोमेंटम की बात कह रहा है, तो nh/2 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ से nh/2 फर्स्ट वाला आंसर मैच कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा, इसमें बात मोमेंटम की कह रही है, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कह रहे हैं। कभी कभी एंगुलर मोमेंटम और कभी कभी मोमेंटम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे बच्चे nh/2 लगा के आ जाएंगे थर्ड वाला, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। राइट बच्चों, तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन हमारा 45 तक सारे क्वेश्चन इस एफएसटी के हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, और बढ़िया से रिजल्ट का इंतजार है, और जम के कार्डिया में हम लोग डांस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।